नमस्कार साथियों, सौरभ क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। तो साथियों, हम साइंस की क्लास के साथ आप सबके सामने उपस्थित हैं। आज की क्लास में हम सब 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा एक दूसरे से करेंगे, जो कि आने वाली परीक्षाओं में आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलेंगे, बहुत ज्यादा समय न लेते हुए एक एक करके हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, उस पहले प्रश्न की तरफ हम सब बढ़ेंगे। उस पहले प्रश्न की तरफ हम सब चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, टिटनेस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? टिटनेस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आप सबको बताना है कि टिटनेस एक ऐसा रोग है जो कि लोहा लगने से शरीर में कहीं पर अगर कट लग गया, मूर्छा लगे लोहे से अगर कोई कट लग जाता है, तो हमारे शरीर में जो है विष हो जाता है और कभी शरीर जीवन में कभी भी ये रोग हो सकता है, जब भी ये प्रभावशाली हो जाएगा। तो आइएगा, बताने का प्रयास करिएगा। जो टिटनेस संबंधी रोग है वो किसको प्रभावित करता है? तो वो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। आइएगा, हम सब देखेंगे। दूसरा प्रश्न हमारा है कि वस्तु का प्रतिबिंब किसमें बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब आंखों के किस भाग में बनता है? तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारा रेटिना है, आंखों की रेटिना, उस आंखों की रेटिना में प्रतिबिंब बनता है। ध्यान दीजिएगा। दूसरे प्रश्न का आंसर क्या है? दूसरे प्रश्न का आंसर है आंखों की रेटिना में। आंखों की रेटिना में क्या होता है? आंखों की रेटिना में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जब हम देखते हैं तो हमारी रेटिना में उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगर आपसे पूछा जाए कि वस्तु का प्रतिबिंब आंखों के किस भाग में बनता है, तो वो क्या होगा? वो होगा रेटिना। क्या होगा? रेटिना। आइएगा, आज अगले प्रश्न की तरफ हम सब बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा तीसरा है। तीसरे प्रश्न पर हम चर्चा आप सबसे करेंगे। तो हमारा जो तीसरा प्रश्न है, किस भोज्य पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? किस भोज्य पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? आप सबको पता होना चाहिए कि सोयाबीन एक ऐसा भोज्य पदार्थ है जिसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, और 42% जो है प्रोटीन जो है वो सोयाबीन में पाया जाता है। तो अगले क्वेश्चन का आंसर क्या है? सोयाबीन एक ऐसा भोज्य पदार्थ है। सोयाबीन एक ऐसा भोज्य पदार्थ है जिसमें 42% तक जो है वो क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। तो ये भोज्य पदार्थ, इसमें सबसे अधिक मात्रा में जो है प्रोटीन पाया जाता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए इस तरह से क्वेश्चन, तो आप सोयाबीन ही लगाएंगे। आगे आइएगा, चौथे प्रश्न की तरफ हम सब बढ़ेंगे। आज की क्लास का जो हमारा चौथा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। आज की क्लास का हमारा जो चौथा प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो आपको ध्यान देना है। आपको ध्यान देना है कि आपका बी और सी जो विटामिन है, बी और सी जो विटामिन है, ये क्या है? ये आपके जल में घुलनशील हैं। क्या है? जल में घुलनशील हैं। बाकी आपके अन्य जो विटामिन है, जैसे आपका ए हो गया, आपका विटामिन डी हो गया, आपका विटामिन ई हो गया, आपका विटामिन के हो गया, ये सब क्या है? तो बी सी ये जल में घुलनशील हैं, और ये जो ए डी ई के हैं ये वसा में घुलनशील हैं। क्या है? वसा में घुलनशील हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो बी और
80 आपके जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है। आइएगा चौथे प्रश्न की तरफ हम सब चलेंगे। चौथे प्रश्न की तरफ चलेंगे। आज की क्लास का जो हमारा चौथा प्रश्न है, 4 प्रश्न हमारे हो चुके हैं, 5वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो आपको बताना है कि चेचक के टीके की खोज किसने की। चेचक के टीके की खोज किसने की? तो ध्यान दीजिएगा, एडवर्ड जेनर। 5वां प्रश्न हमारा क्या है? चेचक के टीके की खोज किसने की? तो एडवर्ड जेनर। आपको ध्यान देना है, एडवर्ड जेनर महोदय ने किस टीके की खोज की थी? तो चेचक के टीके की खोज की थी। आइएगा नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। आज का जो हमारा 6वां प्रश्न है, 6वें प्रश्न पर वार्ता करेंगे। 6वां प्रश्न हमारा क्या है कि शरीर का तापमान कहां नियंत्रित होता है? शरीर का तापमान कहां नियंत्रित होता है, आपको बताना है। तो साथियों आपको ध्यान देना है कि हमारे शरीर में, ठीक है, हाइपोथैलेमस एक ग्रंथि होती है। हाइपोथैलेमस, ठीक है ना, हाइपोथैलेमस एक ग्रंथि होती है। इस हाइपोथैलेमस ग्रंथि का कार्य यही है कि वो शरीर के तापमान को नियंत्रित करे। तो हाइपोथैलेमस जो है इसका कार्य शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। आप सब समझ गए होंगे। आइएगा हम सब 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आज का जो हमारा 7वां प्रश्न है, उस 7वें प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका किसका उपयोग करती है? तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका किसका उपयोग करती है? तो ग्लूकोज का। किसका उपयोग करती है साथियों? ग्लूकोज का उपयोग करती है। किसका उपयोग करती है? तो ग्लूकोज का उपयोग करती है। अब ग्लूकोज का उपयोग कैसे होता है? जो कुछ हम खाते हैं, हमारा कार्बोहाइड्रेट, हमारा ग्लूकोज जो होता है वो कहाँ जाता है? कोशिकाओं के माध्यम से वो हमारे कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच जाता है। विभिन्न कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है और माइटोकॉन्ड्रिया के क्रेब्स चक्र में जो है क्या होता है, वहां टूटने की क्रिया होती है और उसी टूटने की क्रिया के परिणाम स्वरूप जो है ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर, पावर हाउस भी कहा जाता है या रसोई घर के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ताकत पूरे शरीर को उसी ऊर्जा से मिलती है। कौन सी ऊर्जा से? जो ग्लूकोज से टूट करके एक नए स्वरूप में उत्पन्न होती है और हमारे शरीर को ताकत देने का कार्य करती है। आइएगा 7वें क्वेश्चन के बाद चलते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा 8वां प्रश्न है, उस 8वें प्रश्न पर वार्ता करेंगे। पिट्यूटरी ग्रंथ, जिसे हम मास्टर ग्रंथ या पीयूष ग्रंथ के नाम से जानते हैं, वह ग्रंथि हमारे शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो हमारे शरीर के मस्तिष्क में। किसमें पाई जाती है? मस्तिष्क में हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है या मास्टर ग्रंथि पाई जाती है या पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, आगे आइएगा। आगे हमारा 9वां प्रश्न आप सबके सामने है। 9वें प्रश्न के साथ हम सब वार्ता करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि पुरुषों एवं महिलाओं की आकृति में भिन्नता के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? आप सबको बताना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पुरुषों एवं महिलाओं की जो आकृति होती है, उनकी आकृति में भिन्नता मतलब डिफरेंट के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? तो आपको ये समझना चाहिए, वसामय संयोजी ऊतक। आप संयोजी ऊतक ले सकते हैं। वसामय संयोजी ऊतक एक ऐसा ऊतक होता है जो क्या होता है? पुरुषों एवं महिलाओं की आकृति
में भिन्नता के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। अगर मान लीजिए ऑप्शन में वसामय ना हो, केवल संयोजी ऊतक दिया हो, तो आप संयोजी ऊतक लगाएंगे। संयोजी ऊतक, कनेक्टिव ऊतक या इस तरह से तंत्रिका ऊतक, इस तरह से आपको दे दिया जाए, ठीक है, तो आप क्या लगाएंगे, आप संयोजी ऊतक लगाएंगे। संयोजी ऊतक के अंतर्गत वसामय संयोजी ऊतक आता है। आइएगा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है उस पर भी हम सब वार्ता करेंगे। अब तक हमारे 9 प्रश्न इस सीरीज के हो चुके हैं। कितने प्रश्न हमारे हुए हैं अब तक, 9 प्रश्न हुए हैं। और अब हम सब और जो शेष प्रश्न बचे हैं उन शेष प्रश्नों पर चर्चा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये जो प्रश्न आपके हैं कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। तो हम सब 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आप सब 10वें प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। आपका जो 10वां प्रश्न है, हमारे शरीर की सबसे लंबी पेशी, हमारे शरीर की सबसे लंबी पेशी कहां पाई जाती है, आपको बताना है। हमारे शरीर की सबसे लंबी पेशी कहां पाई जाती है, हमारी जांघ में पाई जाती है, जिसका नाम है साइटोरियस। क्या नाम है इसका, साइटोरियस। साइटोरियस, साइटोरियस। और अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे शरीर में सबसे लंबी अस्थि कहां पाई जाती है, तो आपको यह ध्यान देना है कि हमारे शरीर में सबसे लंबी अस्थि जो है वो भी जांघ में ही पाई जाती है, जिसका नाम फीमर है। हमारे शरीर की सबसे मजबूत अस्थि वो जबड़े की अस्थि है, जिसे मैंडिबल के नाम से जाना जाता है। और हमारे शरीर की सबसे छोटी अस्थि कान में है। कान में कौन कौन सी, स्कियम, मैलियस और स्टेपीज, 3 हड्डियां हैं। तो 3 इसमें 6 हड्डियां हो जाती हैं, ठीक है ना। तो आपने देखा 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, साइटोरियस, ठीक है। तो हमारे शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी साइटोरियस है। आइएगा 11वां प्रश्न हमारा है। 11वां प्रश्न आप सबके सामने है। लिगामेंट की चोट को या लिगामेंट में जो खिंचाव आता है उसे हम क्या कहते हैं, लिगामेंट की चोट या खिंचाव को हम क्या कहते हैं साथियों, लिगामेंट की चोट या खिंचाव को हम स्प्रेन या मोच के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, स्प्रेन या मोच के नाम से जानते हैं। स्प्रेन या मोच के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए ये स्प्रेन और ये आपका स्प्रेन और मोच जो है ये किस में पाया जाता है, ये लिगामेंट की चोट है, ये लिगामेंट की चोट है, ठीक है ना। और यदि आपसे पूछा जाए स्ट्रेन या जिसे हम खिंचाव कहते हैं, जिसे हम खिंचाव कहते हैं, तो खिंचाव कहां आता है, खिंचाव हमारी मांसपेशियों में आता है। कहां आता है, मांसपेशियों में आता है। मांसपेशियां हमारी खिंच जाती हैं, ठीक है ना। तो मांसपेशियों में क्या आता है, खिंचाव आता है, स्ट्रेन आता है। और स्प्रेन कहां आता है, मोच कहां आता है, लिगामेंट की जो चोट होती है उसे हम मोच कहते हैं या स्प्रेन कहते हैं। और मांसपेशियों की जो चोट होती है उसे हम स्ट्रेन या खिंचाव के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अगला हमारा 12वां प्रश्न आप सबके लिए है। 12वां प्रश्न है कि हड्डियों को आपस में रगड़ने से कौन बचाता है। आप सब बताने का प्रयास करिएगा, हड्डियों को रगड़ने से कौन बचाता है। आपको ध्यान देना है कि प्रत्येक हड्डी जहां मुड़ती है वहां पर कार्टिलेज की टोपी पाई जाती है। कार्टिलेज उन 2 हड्डियों के मध्य में होता है। 2 हड्डियां उसी कार्टिलेज पे जो है वो फिसलती हैं। अगर कार्टिलेज ना हो तो हड्डियों आपस में हड्डियां क्या होगी, वो घर्षण करेंगी और भयंकर दर्द होगा। तो कार्टिलेज की एक टोपी पाई जाती है प्रत्येक जॉइंट्स पर, जिसके कारण हमारी जो हड्डियां हैं वो रगड़ती नहीं है। और उन कार्टिलेज को हम हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में उपास्थि के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में उसे कहते हैं कार्टिलेज। क्या कहते हैं उसे, हम इंग्लिश में कार्टिलेज के नाम से जानते हैं। और हिंदी में उसे किस नाम जानते हैं, हिंदी में उसे उपास्थि के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं साथियों, उपास्थि, ठीक है ना। अस्थि और उपास्थि,
ठीक, कंकाल तंत्र के दो भाग हैं, एक अस्थि है दूसरा उपास्थि है। तो कार्टिलेज जो है वो उपास्थि है और आपकी जो हड्डियां हैं वो क्या है, अस्थि जो है वो हड्डियां हैं। तो हड्डियों को आपस में रगड़ने से उपास्थि या कार्टिलेज बचाती है। ठीक, नेक्स्ट 13वां प्रश्न आप सबके सामने है। आज आइएगा 13वें प्रश्न की चर्चा करेंगे। 13वां प्रश्न है कि दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन है, या दूध पाचक एंजाइम कौन है। कौन सा ऐसा एंजाइम है जो दूध का पाचन करता है। तो आप सबको समझ में आना होगा, समझना होगा रेनिन। आप सबको समझना होगा रेनिन एक ऐसा एंजाइम है जो क्या करता है, रेनिन का कार्य है दूध का पाचन कर देना। ठीक है, दूध का पाचन कर देना। आइएगा 14वें प्रश्न पर बढ़ेंगे। आज की क्लास का हमारा जो 14वां प्रश्न है, उस 14वें प्रश्न पे हम सब वार्ता करेंगे। 14वां प्रश्न हमारा है कि शरीर का सबसे कठोर भाग कौन है। हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग कौन है। तो आप सबको पता होना चाहिए जो दांत का एनिमल होता है, दांत की जो ऊपरी परत होती है, दांत का जो ऊपरी खोल होता है जिसे हम एनिमल के नाम से जानते हैं, वो हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। तो दांत का एनिमल, दांत का एनिमल हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग है। दांत का इनेमल, इनेमल या एनिमल कुछ भी आप कह सकते हैं, ये सबसे कठोर भाग हमारे शरीर का है। आइएगा अगला हमारा जो प्रश्न है 15वां प्रश्न है। आज की क्लास का जो हमारा 15वां प्रश्न है, आप सब ध्यान दीजिएगा। इस 15वें प्रश्न को हम यहां बताने का प्रयास करेंगे। आज का जो हमारा 15वां प्रश्न है वो कह रहा है कि भोजन को श्वास नलिका में जाने से कौन रोकता है। जैसा जब भी हम खाना खाते हैं तो जब भोजन हमारी श्वास नलिका में चला जाता है तो हमें भयंकर खांसी आती है और उस खांसी के साथ जो कण जो है श्वास नलिका में जाते हैं वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि जब हम भोजन करते हैं, ठीक, जब हम भोजन करते हैं तो श्वास नलिका में भोजन को जाने से रोकता कौन है। तो आपको ध्यान देना है, एक अंग है जिसे हम कहते हैं एपीग्लॉटिक। क्या कहते हैं, एपीग्लॉटिक, एपीग्लॉटिक, या इसे घाटी द्वार के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, घाटी द्वार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, घाटी द्वार के नाम से जाना जाता है। इसका कार्य क्या होता है कि जब हम भोजन करते हैं ये हमारी श्वास नलिका पर ढक्कन के रूप में जाता है, बंद कर लेता है और हमारा भोजन सड़क करके वो किसकी, जो हमारी भोजन नली है उस भोजन नली से होता हुआ आमाशय में पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है, आमाशय में पहुंच जाता है। किस भाग में, हमारे आमाशय के पहले वाले पार्ट में पहुंचता है और आमाशय में हमारे भोजन का पाचन होता है। लगभग 4 से 5 घंटे उसी आमाशय में भोजन को मथने का काम होता है, मथ करके आमाशय तोड़ देता है। ठीक, तो साथियों आज की क्लास को हम समाप्त करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप सबको ये क्लासेस पसंद आ रही होंगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, आभार।